हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम पढ़ेंगे वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है हमारा चाइना का, इसको पढ़ेंगे। तो सर, पहली बात तो ये सवाल आता है कि वन बेल्ट और वन रोड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारा चाइना है ये मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसकी जो इकोनॉमी डिपेंड होती है वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, ठीक है। एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें माल बाहर भेजने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? रोड की जरूरत पड़ेगी ना। प्लस सी रूट हमारा सेफ होना चाहिए। सी रूट कई बार बता चुका हूँ कि सी रूट हमारा क्या होता है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमें पानी में रोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पानी है हमारा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दारू में मिलेगा दारू में मिले तो लगे दारू जैसा। तो सर, ये जब पानी है तो बस आप केवल क्या करिए कि रोड नहीं बनाना है, जहाज़ें आ रही हैं और आप बस पोर्ट फैसिलिटी दे देंगे दोनों जगह पे ना, तो क्या होगा कि आप माल उतार लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो आप यूरेशिया है, एशिया प्लस यूरोप, ठीक है, यूरेशिया बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा एक पूरा एक ही में जुड़ा हुआ है, इसको हम रोड से कनेक्ट कर देंगे। अब सर, पहले हमारा सिल्क रूट हुआ करता था, उसी को रिन्यू करने की कोशिश हमारी चाइना कर रही है। तो यहाँ आप फोटो में ये देख सकते हैं सर कि देखिए, हमारा जिंगयांग हमारा चाइना की प्रोविंसेस से रोड निकलेगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी जाएगी पाकिस्तान अफगानिस्तान पास होते हुए तेहरान, ईरान से पास होते हुए टर्की जाएगी, टर्की जाने के बाद ये मॉस्को जाएगी। चाइना और रसिया का बहुत अच्छा रिलेशन इस समय चल रहा है, आइडियोलॉजी सेम है, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं। उसके बाद मॉस्को से होते हुए पोलैंड, लाटविया होते हुए रोटरडैम, नीदरलैंड पे जाके ये रोड खत्म होगा। इससे क्या होगा कि जो चाइना का माल है ये सीधे चाइना से लगते हुए आगे मॉस्को होते हुए ये यूरोप पहुंच जाएगा। तो ये तो बात हुई सर हमारा रोड की। अच्छा जी, तो आप सी रूट की बात करो, तो आप देखो जो हमारे साउथ चाइना सी आप देख रहे होंगे, झांजियांग जो प्रोविंसेस है एकदम साउथ चाइना सी से लग रही है, वहां से ये निकलेगी, शिप निकलेगी। उसके बाद ये जाएगी जकार्ता हमारे इंडोनेशिया में, उसके बाद ये कोलंबो पोर्ट पे जाएगी। उधर से कोलकाता से हमारा क्या होगा कि ये श्रीलंका से कोलंबो पोर्ट पे आएगी। इसके बाद ये जाएंगे नैरोबी केन्या, ये होते हुए सुएज कैनाल होते हुए रेड सी क्रॉस करेंगे, सुएज कैनाल क्रॉस करेंगे, मेडिटेरियन सी में जाएंगे। उसके बाद जिब्राल्टर लेक पास करते हुए आगे हम बढ़ जाएंगे किधर, इंग्लैंड को भी हम एक्सेस कर लेंगे। नहीं तो अगला आप देख सकते हैं कि आप एथेंस ग्रीस होते हुए इटली तक आप वहाँ पे जा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है कि हमारा सिल्क रूट है लैंड एंड सी का। अब देखिए, अभी क्या हुआ है कि लाटविया ने प्रपोजल जो है चाइना का ये एक्सेप्ट कर लिया है, बोला है कि सर आप वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हम स्वागत करते हैं और आप रोड पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको बता दिया रीजन क्या है, इकोनॉमिक यहाँ पे इनका इंटरेस्ट है चाइना का। और जरा इसका ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि भाई साहब जब तक शांति नहीं होगी ना तब तक माल नहीं बिकेगा, दुनिया में माल नहीं बिक सकता। सीरिया में आप ले जाकर बेचिए अपना कोलगेट, कौन खरीदेगा? परचेजिंग पावर ही नहीं है, लोगों को वहाँ जान बचानी है कि आपका सामान खरीदेंगे, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये मेनली आप पता है, आपका नाम कभी भी किसी बड़े लीडर के साथ या बड़े आपके मोहल्ले के आदमी के साथ कंपेयर होने लगे गलती सेंस में, तो समझ लो कि आपकी औकात बढ़ रही है। आप समझो कि बहुत सारा हमारा इकोनॉमिक रूप से हमारे समृद्ध बहुत सारी कंट्रीज है वर्ल्ड में, लेकिन चाइना से ही डरता है यूएसए, जापान से नहीं डरता, इंडिया से नहीं डरता। किससे डरता है? चाइना से, क्योंकि उसको पता है कि यही हमें टैकल कर सकता है। इसीलिए हमारा पाइवोट एशिया का कॉन्सेप्ट खेलता है हमारा अमेरिका, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि डेवलपमेंट अभी क्या हुआ है कि जो हमारा 1991 के बाद क्या हुआ था कि हमारा वर्ल्ड जो था यूनिपोलर था, है ना, क्योंकि अभी चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चाइना ने क्या किया सर, अपने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म किया। उसके बाद जो शॉक थेरेपी हमारी रसिया को मिली थी, हुआ क्या था कि जो उसकी PSUs थी बेसिकली सब हमारी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर दी थी। जैसे ही हमारा USSR टूटा तो उसको क्या करना पड़ा कि बहुत सारा लोन लेना पड़ा और उसको मार्केट इकोनॉमी पे स्विच करना पड़ा। अब मार्केट इकोनॉमी पे स्विच करने के लिए वो प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे की
आपका रोल निभाएंगे। तो जो उसकी PSUs थी ना, आपको उसको बेचना पड़ा, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इंडिया में आज हो रही है। तो यूएसए ने तुरंत अपनी PSUs को बेचा वहाँ पे, तो ये कौड़ियों के भाव PSUs को खरीदा गया बहुत कम दामों में। लेकिन ये चीज़ चाइना के साथ भी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था, ओके, सोशलिज्म था। तो चाइना ने क्या किया, पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया, उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स को अलग अलग सेक्टर्स में हमारा इंक्लूड किया, है ना। तो ये जो हमारा चाइना था, ये हमारा शॉक थेरेपी से बच गया। सिमिलर वे में आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इंडिया भी क्या होता है कि FDI को धीरे धीरे खोलते हैं, है ना। और हमारी रुपीस हमारी करेंसी है, ये फुल कन्वर्टेबल नहीं है। तो यही रीजन है कि हमें शॉक थेरेपी नहीं लगी जो USSR को लगी है। इसी वजह से कोई भी कंट्री क्या करती है कि धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर को अडॉप्ट करती है, जो बिटवीन द कोल्ड एरा, जो 1945 से 1991 के बीच में जो हमारे सोशलिज्म को अडॉप्ट करी थी। बेसिकली ये कंट्री कौन थी जो सोशलिज्म को अडॉप्ट करी थी? जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जो कॉलोनियाँ थी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, फ्रांस की, जर्मनी की और आपका इंग्लैंड की। तो ये कॉलोनियाँ, स्पेन की, पुर्तगाल की, ये कॉलोनियाँ न्यूली इंडिपेंडेंट हुई, इन्होंने सोशलिज्म का रास्ता अपनाया था, ठीक है। तो अभी क्या सिनारियो है? अभी सिनारियो सर ये है कि हमारा जो वर्ल्ड है ये यूनिपोलर नहीं रह गया, अब ये मल्टीपोलर हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा कि हमारा स्टेबिलिटी हो, केवल पल्ला एक तरफ भारी ना हो, बराबर चले। यहाँ पर टैकल करने के लिए पावर को आना चाहिए, वो इस समय चाइना है। तो सर इंडिया का कुछ कंसर्न होना चाहिए। इंडिया वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है। क्यों नहीं करना चाह रहा सर? बात ये है कि हमारा जिनजियांग जो प्रोविंसेस है, हमारी कसगर सिटी से एक हमारा रोड पास कर रहे हैं, CPEC का नाम सुना होगा आपने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये क्या हो रहा है कि काराकोरम रेंज और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें गिलगिट बल्टिस्तान, इससे भी ये रोड पास हो रही है। तो भाई मेरे घर के अंदर से तुम रोड बनाओगे तो मैं तुम्हारा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्यों ज्वाइन करूंगा? और उसके बाद तुम मेरे खिलाफ बहुत सारी साजिश करते हो। उसके बाद चाइना क्या करता है कि अरुणाचल प्रदेश में जाकर कभी कभी धावा बोल देता है, फिर कहता है कश्मीर के अंदर आके धावा बोलने लगता है ना, चढ़ाई करने लगते हैं। यही नहीं, इन्होंने तिब्बत में रेलवे बना दिया। तिब्बत को तो भाई साहब ने चाइना ने लूट ही लिया 1960 में। उसके बाद इन्होंने रेलवे लाइन ही बना दिया ताकि इंडिया के लोग वहाँ से अटैक करना चाहें तिब्बत वाले एरिया से, तो वहाँ पे भी क्या सिक्योरिटी रहे। वहाँ पे भी इन्होंने मेट्रो लाइन बिछा दी है। उसके बाद सर इंडिया और क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता? क्योंकि जो भी इन्होंने रोड बना रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बना रहे हैं सर, ये मिलिट्री को मोबिलाइज कर सकते हैं जब भी दिक्कत आएगी। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए प्रॉस क्या है कि हम यदि मान लीजिए ज्वाइन कर लेता है इंडिया, तो क्या क्या हमें फ़ायदा होगा। तो बात ये है कि ये अपना माल बेचेंगे, यहाँ पे ट्रक में भरकर चाइनीज़ खिलौने जाएंगे, ठीक है, मोमबत्तियाँ चाइनीज़ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसी रोड के साथ हम ऑप्टिकल फाइबर बिछा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सी लिंक से जोड़ सकते हैं अपने ऑप्टिकल फाइबर को, तो डिजिटल इंडिया को पुश मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है हमारा जो इंडिया का कंसर्न है सर, मैन्युफैक्चरिंग में कम है, सर्विस सेक्टर में हमारा ज़्यादा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इंडिया की हमारा GDP है, उसमें नियरली 50 to 60% हमारा सर्विस सेक्टर का हाथ है ना। तो हमारा जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दूसरे कंट्री से साइन करना है, वो सर्विस सेक्टर में हमारा मेन काम है कि सर्विस सेक्टर में भैया हमसे कुछ खरीद लो, ले लो, हम सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारा डिजिटल इंडिया का फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद सर यही नहीं, हम बहुत सारा अपना हब बना रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट बनाया, हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, विशाखापत्तनम और हमारा चेन्नई तक का हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। वहाँ मतलब कि इंडस्ट्रियलाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम भी तो कभी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे ना, तो मेक इन इंडिया जो हमारा है, मेक इन इंडिया को पुश मिल सकता है। रोड रहेगा तो हम भी क्या कर सकते हैं कि वहाँ से सप्लाई कर सकते हैं अपने माल को, है ना। तो ये फ़ायदा हो सकता है। ओके, अब बात यह है कि जो हमारा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसमें चाइना से हमारा क्या कंसर्न आ रहा है? कंसर्न ये आ रहा है कि सर जब भी हमें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की जाएगी, तो सर क्या करना पड़ेगा, हमें अपने टैरिफ को कम करना पड़ेगा। और टैरिफ को जैसे आप कम करेंगे, तो पहले मैं बहुत लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि सर जैसे आप टैरिफ को कट करेंगे, तो चाइना का जो भी माल है आपकी कंट्री में डंप हो जाएगा। तो जो आपके कंट्री में जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट माल बना रहा है वो नहीं बिकेगा। इससे आपकी बैंकरप्सी की प्रॉब्लम
आने की संभावना होती है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सर कैसे कैसे इंडिया अपने टैरिफ को कम करेगा, है ना? तो देखिए ये 3 प्लान है हमारे यहाँ टैरिफ को कम करने के लिए। पहला प्लान है कि 80% हम आसियान के लिए कम कर देंगे। 80% जो टैरिफ लगाते हैं उसमें आसियान के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा वर्ल्ड में जो भी ट्रेड होता है, ओके, मान लीजिए हम जो भी माल अपना बेचते हैं 100 रुपए का, तो उसमें 10 रुपए का माल हम बेचते हैं किसको? आसियान को, है ना? तो हमारा 10 रुपीज़ का जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वो हमारा आसियान से हो रहा है। तो आसियान से हमारा बहुत ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इसलिए हम वहाँ पे 80% टैरिफ को कट करेंगे। उसके बाद साउथ कोरिया जापान के लिए 65% करेंगे और 42.5% करेंगे चाइना के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए। ये हमारा प्रपोज प्लान है कि हम इस तरह से अपने टैरिफ को कट करेंगे सर। अब देखिए करंट सिचुएशन क्या है कि आपको बता दिया, ये स्लाइड उसी पे है कि सर्विस पे हम ज़्यादा अपना फोकस दे रहे हैं, लेकिन कोई कंट्री इसमें तैयार नहीं हो रही है और हम फेज मैनर में अपने टैरिफ को कट भी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है सर कि आपका जो बता दिया ना आपको, जो CPEC आ रही है वो कसगर सिटी हमारा जो चाइना की है जिनजियांग प्रोविंसेस में, वो POK, गिलगिट और बल्टिस्तान से पास होते हुए ये कराची हमारे शहर में जाएगी और कराची में ही हमारा है क्या? ग्वादर पोर्ट, ठीक है। ये हमारा वार्म वाटर पोर्ट है, डीप सी पोर्ट है, ठीक है। और ये जो ग्वादर पोर्ट पे हमारा चाइना का प्रेजेंस हो जाएगा, तो यहाँ से ये साउथ एशिया को पूरा अपना ट्रेड करेगा, उसके बाद सेंट्रल एशिया को, फिर वेस्ट एशिया को, फिर मिडिल ईस्ट को, यहाँ पे इसका इतनी सारी पहुँच हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यही नहीं, हमारा क्या है कि अभी आपने सुना, पढ़ाया है आपको कि ईरान प्लस पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन हमारी आ रही है ना। तो ये भी क्या है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है। और भी जो गैस पाइपलाइन आ रही है अभी हमारे POK बलूचिस्तान से होकर आ रही है ना। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे। और जो ये गैस पाइपलाइन है इसकी वैल्यू $2.5 बिलियन है। अब देखिए आपको बताया ना कि सार्क में जो प्रॉब्लम आ रही थी, कि सार्क में क्या हुआ कि जैसे उरी अटैक हुआ, 19 आपकी सबमिट होनी थी हमारा इस्लामाबाद में, ये वहाँ पे मतलब रखी गई थी कि इस बार इस्लामाबाद में होगी। तो इंडिया ने बोला मैं जाऊँगा नहीं, तो साथ में भूटान ने भी बोल दिया, ठीक है, बांग्लादेश ने भी बोल दिया, ओके, 4 कंट्रीज़ ने बोल दिया कि मैं भी नहीं जाऊँगा। तो बात ये है कि अब PM मोदी साहब ने बोला कि भाई पाकिस्तान को मैं अकेला करूँगा। पाकिस्तान को जैसे आप अकेला करेंगे तो पाकिस्तान को भी दोस्त चाहिए ना भाई, क्योंकि कंट्री हो है इंसान, उसको दोस्त तो चाहिए ही चाहिए। तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर के लोग बैठे हैं। उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है ग्वादर पोर्ट पे, ठीक है, प्लस उसको रसिया सपोर्ट कर रहा है। कह रहे अब तो बोलोगे सर रसिया तो इंडिया का अच्छा दोस्त है, क्यों सपोर्ट कर रहा है यार? क्योंकि रसिया का मेन चीज़ होगा सड़ी गली, उसके पास अपना हथियार है, उसको मार्केट चाहिए बेचने के लिए। तो सर इंडिया नहीं खरीदता, इंडिया भी खरीदता है लेकिन बहुत कम खरीदता है, ठीक है। मेनली इंडिया खरीदता है हमारा USA से, फ्रांस से और इजराइल से, हमारा जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट होते हैं वहाँ से खरीदे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि रसिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि हमारा कोल्ड वार के टाइम में, ये कोल्ड वार के टाइम में जो हमारा पाकिस्तान था ये USA के खेमा में था। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सीरिया में, लीबिया में, इराक में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हमारा वेस्टर्न का बढ़ रहा है और रसिया का घट रहा है। तो यदि पाकिस्तान को इसने अपने पास में ले लिया तो पहली बात तो मार्केट मिल जाएगी, और जो खेमा दूसरे खेमा में था इसके खेमा में आ जाएगा, रसिया वाले खेमा में आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होते दोस्त, पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होते हैं। तो ये रसिया का हमारा इशू है। और यही नहीं, चाइना तो हमारे ग्वादर पोर्ट को एक्सेस करेगा ही, लेकिन अभी पाकिस्तान ने बोला कि आप भी कर सकते हो, ग्वादर पोर्ट को एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रसिया भी ग्वादर पोर्ट को हमारा एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारी बात है सर। अब देखिए जरा इंडिया जापान की बात करते हैं। ये बेचारे 2 लोग जो हैं ये हमारे चाइना के बाद आते हैं और इनकी भी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इंडिया और जापान का मेन कंसर्न ये है कि दोनों का खेमा इस समय जो इंक्लिनेशन है वो USA की तरफ है। और मेन काम जो है USA का जो एक फंडा चल रहा है पाइवोट एशिया, ठीक है। पाइवोट एशिया की 2 बहुत बड़े प्लेयर हैं, इंडिया और जापान। तो जब भी हमारा क्या होता है कि पाकिस्तान और चाइना में कोई समझौता होता है तो USA इंडिया के अंदर हो जाता है, या ये जो USA के छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, उनसे समझौता करता है इंडिया। तो सर बात ये है कि हमारे ये सेकंड पावर है एशिया में, लेकिन इनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, ठीक है। और मेन कंसर्न ये है कि साउथ चाइना सी का आपका इशू आपको जानते होंगे। साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है सर कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हमारी चाइनीज़ का बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे 9 डैश लाइन है। और बात ये कह रहा है चाइना की यहाँ पे मेरे जो
पुराने पुराने लोग थे, पुरखे थे हमारे, ये आके मछली मारते थे इन आइलैंड पे। और बात ये है कि सर वहाँ से आपके 5 ट्रिलियन का वहाँ से आपके बहुत बड़ा एक ट्रेड होने वाला है। ओके, 500 ट्रिलियन का ट्रेड होगा वहाँ से साउथ चाइना सी से, हो रहा है इस समय। उसके बाद वहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, ओके, बहुत सारी फिशिंग की वहाँ पे आप बहुत सा अच्छी फिशिंग कर सकते हैं साउथ चाइना सी में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अवेलेबल है, इस वजह से साउथ चाइना सी में अपना दबंगई बनाना चाह रहा है चाइना। लेकिन अभी प्राइम कंसर्न जापान का भी प्लस साउथ ईस्ट एशिया की जो आसियान की कंट्रीज है, इनका भी यही कंसर्न है कि सर बात यह है कि साउथ चाइना सी में केवल चाइना का प्रेजेंस ना हो, उसके अगेंस्ट में यदि इंडिया आता है तो इसके पास भी न्यूक्लियर कैपेबल है और इकोनॉमिक पावर है, प्लस मिलिट्री भी इसकी स्ट्रांग है। इस वजह से इंडिया चाइना की डील बहुत इंपॉर्टेंट देखी जा रही है। और आप देख सकते हैं सर कि हमारा जो आउटकम हुआ है विजिट का, यहाँ पे बात होगी क्लाइमेट चेंज की, आतंकवाद की, वायलेंस की, ठीक है। और आपको पता है कि G4 नेशन, आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, G4 नेशन में बेसिकली हमारा जापान, जर्मनी, इंडिया और ब्राज़ील हैं। तो ये G4 नेशन के भी हमारे मेंबर हैं, तो एक दूसरे को यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने के लिए धक्का लगाते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, है ना। और उसके बाद एक हमारा थ्रू 2+2 टॉक है, मतलब मिलिट्री से बात करेगी, कोस्ट गार्ड से बात करेंगे। ये नहीं कि जापान की मिलिट्री को बात करनी हुई तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से पहले बात होगी, मिलिट्री से बात कर सकता हूँ सर, नहीं, ऐसा नहीं है। आप मिलिट्री का जो हेड है और जापान की मिलिट्री का हेड है, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं 2+2 टॉक। अब सर देखिए कि आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया में बहुत सपोर्ट कर रही है हमारी जर्मनी। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा है हमारी जापान, और मैन्युफैक्चरिंग स्किल भी काफ़ी ज़्यादा है जापान की, तो वो भी हेल्प कर रही है हमारी इंडिया को। यही नहीं, वहाँ से बुलेट ट्रेन भी ये दे रहे हैं और मॉडर्नाइज कर रहे हैं हमारे कन्वेंशनल रेलवे को, ठीक है, और स्मार्ट सिटीज़ में भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और अभी आपने सुना होगा कि इंडो जापान न्यूक्लियर डील हुई है। तो सर बात ये है कि जो भी रिएक्टर बनाते हैं, जो भी दुकानदार वहाँ पर रिएक्टर बनाते हैं जापान के, वो दुकानदार कुछ हमारे यूएसए के भी हैं उसमें, तो वहाँ पे यूएसए भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। और पीसफुल न्यूक्लियर हमारी डील हुई है जापान के साथ। तो सर ये रहा हमारा IR का सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।